नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। तवांग में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार हंगामा हो रहा है। सोमवार को एक बार फिर राज्यसभा में कांग्रेस सांसदों ने इस मुद्दे को उठाया। चीन भारत सीमा विवाद के मुद्दे पर चर्चा के लिए राज्यसभा में कांग्रेस सांसद जेबी माथेर, सैयद नसीर हुसैन, प्रमोद तिवारी ने सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नोटिस दिया, जबकि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प और भारतीय सीमा में घुसपैठ को लेकर चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि संघर्ष के बावजूद भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ रहा है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चीन पर संसद में बहस से भागने का आरोप लगाया है और कहा है कि उन्हें इस मुद्दे पर जवाब देना चाहिए, न कि रक्षा मंत्री को। विपक्षी दल ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री अपने मुंह से चीन का नाम तक नहीं लेते और क्या ये चुप्पी उस देश के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण है। कर्नाटक विधानसभा में हिंदुत्व आइकन वीडी सावरकर की तस्वीर का अनावरण किया गया, जिसको लेकर विवाद छिड़ गया है। विपक्ष ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया विपक्षी नेताओं का विरोध प्रदर्शन में नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा के अंदर विवादास्पद व्यक्ति की तस्वीर लगाने की जरूरत पर सवाल उठाए। सिद्धारमैया ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि हम विधानसभा को बाधित करें और विरोध करें। वो जानते हैं कि हम सत्र में भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाने जा रहे हैं, इसलिए वो विपक्ष से राय और परामर्श के बिना सावरकर की तस्वीर लगाकर परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने स्पीकर को चिट्ठी लिखकर वाल्मीकि, बासवन्ना, कनकदास, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य नेताओं के पोर्ट्रेट लगाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा, ये कोई विरोध नहीं है, ये हमारी मांग है कि कर्नाटक विधानसभा हॉल में सभी राष्ट्रीय नेताओं और समाज सुधारकों के चित्र लगाए जाएं। सिद्धारमैया ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने एक तरफा तौर पर विधानसभा में सावरकर की तस्वीर लगाने का फैसला किया है। कर्नाटक विधानसभा में सावरकर के पोर्ट्रेट लगाए जाने के विरोध में हो रहे प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विचारधारा को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वीर सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी थे। सिद्धारमैया से ये पूछा जाना चाहिए कि वहां किनके पोस्टर लगाए जाएं, दाऊद इब्राहिम के। बता दें, 2023 के राज्य चुनाव से महीनों पहले कर्नाटक में सावरकर को लेकर हो रहे विवादों की सीरीज में ये नई घटना है। भाजपा नेताओं ने कहा है कि सत्तारूढ़ भाजपा ने सावरकर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है और बेलगावी में उनके चित्र का सम्मान करना इसका एक हिस्सा था। महाराष्ट्र से सीमा विवाद के बीच कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन सत्र बेलगावी शहर में आज से शुरू हो गया। 10 दिनों तक चलने वाले इस शीतकालीन सत्र के लिए बेलगावी शहर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। ऐसा महाराष्ट्र से सीमा विवाद और विभिन्न संगठनों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए किया गया है। शहर में बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। शहर के वैक्सीन डिपो ग्राउंड में भी बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है, जहां मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति बेलगावी को महाराष्ट्र में विलय करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन आयोजित कर रही है। कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच आज कर्नाटक ने विवादित बेलगावी में विधानसभा के विशेष सत्र को बुलाया है। महाराष्ट्र में बेलगावी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज शिवसेना और एनसीपी नेताओं को विरोध के लिए बेलगावी में प्रवेश करने की कोशिश करते हुए हिरासत में ले लिया गया। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के 300 से अधिक सदस्यों को सीमा पर रोक दिया गया और कर्नाटक द्वारा वापस भेज दिया गया और कुछ को महाराष्ट्र पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ता, जो 5 दशकों से अधिक समय से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ने कर्नाटक विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने प्रधानमंत्री मोदी पर भारत को विभाजित करने का आरोप लगाते हुए केंद्र पर इस विवाद को लेकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कारण सीमा का मुद्दा हो रहा है। पीएम मोदी महाराष्ट्र को विभाजित करना चाहते हैं। दोनों मुख्यमंत्रियों और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बैठक के बावजूद नेताओं को वहां जाने की अनुमति क्यों नहीं है? इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे के पीछे है। बता दें, कुछ दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में कहा था कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों ने दशकों पुराने सीमा विवाद में अपने दावों पर तब तक जोर नहीं देने की सहमति जताई है जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फैसला नहीं करता है। इसलिए ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि आखिर कर्नाटक ने विवादित बेलगावी में विशेष सत्र क्यों बुलाया? क्या अमित शाह की बात उनकी पार्टी के लोग नहीं सुन रहे? हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम एकनाथ शिंदे ने आज कहा, यह महाराष्ट्र के गौरव का मुद्दा है और राज्य ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ की ओर से नई दिल्ली के रामलीला मैदान में सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है।
किसानों की ओर से इस प्रदर्शन को किसान गर्जना रैली का नाम दिया गया। भारतीय किसान संघ ने किसानों की दशा सुधारने के लिए केंद्र सरकार से कई कदम उठाने की मांग की है। इनमें किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य देने की मांग, किसान सम्मान निधि में आदानों की दर वृद्धि के अनुपात में वृद्धि करने की मांग, कृषि आदानों को जीएसटी से मुक्ति करने और जीएम फसलों की अनुमति को तुरंत वापस लेने की मांग शामिल है। इन्हीं मांगों को लेकर बड़ी संख्या में किसानों के रामलीला मैदान पहुंचने का सिलसिला जारी है। हालांकि इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और कई जगहों पर डायवर्जन किया है। भारतीय किसान संघ ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों से डर गई है और उसने किसान दिल्ली ना पहुंच पाए इसके लिए 300 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। किसान संघ का कहना है कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों के बाद भी किसान आज इस इंतजार में हैं कि उनको कब न्याय मिलेगा। तेलंगाना कांग्रेस में बढ़ती गुटबाजी की वजह से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 13 नेताओं ने रविवार को इस्तीफा दे दिया। इन नेताओं में शामिल उत्तम कुमार ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजे गए इस्तीफे के पत्र में कहा है कि राज्य की केसीआर सरकार तानाशाही कर रही है और इसमें लड़ने के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 50% से ज्यादा सदस्य ऐसे हैं जो हाल ही में टीडीपी से कांग्रेस में आए हैं और इससे ऐसे नेता निराश हैं जो कांग्रेस के लिए कई सालों से काम कर रहे हैं। इस्तीफा देने वालों में विधायक दानासारी अनुसुईया और पूर्व विधायक वेम नरेंद्र रेड्डी भी शामिल हैं। पीटीआई के मुताबिक अविभाजित आंध्र प्रदेश में उप मुख्यमंत्री रहे दामोदर राज नरसिम्हा ने टीडीपी से कांग्रेस में आए कुछ नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ताओं पर बाहर से आए लोगों को तरजीह दी जाएगी तो इससे क्या संदेश जाएगा। इन नेताओं की सीधी नाराजगी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद ए रेवनाथ रेड्डी से है। बताना होगा कि तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और एक वक्त में आंध्र प्रदेश में ताकतवर रही कांग्रेस अब इन दोनों राज्यों में अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही है। जहरीली शराब से मौतों के बाद अब बिहार एक पुल गिरने से चर्चा में है। बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल में बूढ़ी गंडक नदी पर बने पुल का एक हिस्सा रविवार को इसी नदी में गिर गया। इस पुल का अभी उद्घाटन नहीं हुआ था। बूढ़ी गंडक पर निर्माणाधीन इस पुल की लंबाई 206 मीटर है और इसके निर्माण का कुल बजट 13 करोड़ रुपए था। इस हादसे में किसी की मौत नहीं हुई है और ना ही कोई घायल हुआ है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर में फैले भ्रष्टाचार का ये पुल एक नमूना है। इस काम को देखने वाले विभाग आरडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने खुद माना है कि ठेकेदार ने इस पुल के निर्माण में घटिया क्वालिटी का कंक्रीट और सीमेंट का इस्तेमाल किया। ये वही बिहार है जहां भागलपुर में मई 2022 में निर्माणाधीन अगवानी पुल का एक हिस्सा हवा के तेज झोंके से गिर गया था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा और इसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से शिकस्त दे दी। फ्रांस की ओर से किलियन एम्बापे ने हैट्रिक लगाई, लेकिन फिर भी वो अपनी टीम को जिता नहीं पाए। वहीं फीफा वर्ल्ड कप जीतने के बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ियों और उनके प्रशंसकों ने जमकर जश्न मनाया है। तीसरी बार अर्जेंटीना ने टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। इससे पहले उसने 1978 और 1986 में ट्रॉफी अपने नाम की थी। हालांकि 1986 के बाद से ही अर्जेंटीना इस ट्रॉफी के लिए तरस रही थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।